यहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक अगर किसी का कोड ब्लॉक्स है तो वो सेम यही फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नाम लिख रही हूँ, कंस्ट्रक्टर्स को पढ़ना है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जब हम आ जाएंगे तो किसी भी आप IDE के अंदर है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, यहाँ तक आना है। ठीक हो गया। और ये हमारा मेन है। हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो वो मेन से पहले बनती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सन ही की क्लास को लेकर चलती हूँ तो वो किस तरह से बनेगी। पर्सन की क्लास बन गई, सबसे पहले मैंने उसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स डालने हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे प्राइवेट मेंबर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप नेम बना रहे हो तो आप कहोगे स्ट्रिंग नेम आपके पास बनेगा। देन उसके बाद आप एज बना रहे हो। अब देखिएगा मैं एज को ना पॉइंटर फॉर्म में बनाने लगी हूँ, यानी कि इंट स्टैटिक और फिर उसके बाद आपकी एज। इससे आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की वर्किंग समझ आएगी पॉइंटर्स के थ्रू, क्योंकि डायनामिक मेमोरी में हमारे पास इशू क्रिएट करता है ना कि एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जिसके अंदर उसने डीप कॉपी नहीं शैलो कॉपी बनाई होती है। तो तब क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन आपको कह रही होती है, एक ऑब्जेक्ट कह रहा होता है ये मेरी लोकेशन है, दूसरा कह रहा होता है मेरी लोकेशन है, यानी कि एक ही लोकेशन को दो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर हमने बनाना है इसका कंस्ट्रक्टर सिंपल वाला तो उसको जस्ट हम ऐसे बना सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई नेम इज इक्वल्स टू, आप नल रखवा दो, कुछ भी ना रखो, और एज। अब देखें अगर एज है तो आप क्या करोगे कि एज की वैल्यू को आपने पॉइंट आउट करना है, तो आप पहले स्टैटिक लगाओगे इज इक्वल्स टू 0 कि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आपने बनाना है कि अपना आर्गुमेंटेटिव कंस्ट्रक्टर, तो आप जब आर्गुमेंटेटिव कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो इसके अंदर पहले तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में नेम आएगा। देन आपके पास पॉइंटर की फॉर्म में वैल्यू के फॉर्म में लेकर आते हैं। एज जो है वो आपकी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक ही फॉर्म में आता है। तो नेम को तो हम लोगों ने सिंपली कह देना है कि आपका अगर नेम है तो वो क्या हो जाएगा, रुकें इसको न्यू इंट के थ्रू वैल्यू देते हैं। पॉइंटर है ये वाला न्यू इंट और दिस इज द थिंग, ये उसको अब वैल्यू मिल जाएगी इसको। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू मिल गई एज को। हम लोगों ने यहाँ पे भी वैल्यू देनी है अगर अपनी एज को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि एज एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू ए आ जाएगी, जो कि इसको वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे इसको एन मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये तो दो हमारे कंस्ट्रक्टर्स बन गए जो सिंपल हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं वो कंस्ट्रक्टर बनाने लगी हूँ जो कि हमारे पास होता है कि कस्टमाइज्ड होता है, या फिर जिसमें हम कहें कि शैलो कस्टमाइज नहीं सॉरी डिफॉल्ट होता है और वो शैलो कॉपी बनाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है या किस तरह से वो शैलो कॉपी क्रिएट करता है। तो देखें अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास ऑब्जेक्ट पास होता है। ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या है, पर्सन। तो पर्सन टाइप की चीज पास होगी और क्या पास होगा, ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बाय एड्रेस पास होता है, दैट्स वाई ये चीज आएगी। ठीक हो गया। इस चीज के बाद आपकी बॉडी आएगी। अब देखें अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ओबीजे, तो क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट का जो आपके पास सिंपल नेम है उसको वैल्यू क्या मिल जाएगी, जो ओबीजे के अंदर नेम की वैल्यू आ रही होगी वो इसे मिल जाएगी, बिकॉज हम कॉपी कर रहे हैं ना। और जो एज है उसे क्या मिल जाएगी वैल्यू, उसे वही वैल्यू मिलेगी ना जो हम ला रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू ला रहे हैं तो हम कहेंगे कि ओबीजे डॉट एज में जो भी आ रहा है वो सिंपली जो है वो इसको मिल जाए। तो ये हो गए तीनों तरह के कंस्ट्रक्टर, दैट इज आवर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया। और ये जो लास्ट हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये सारी तरह की चीजें, ये कंस्ट्रक्टर्स की तीन टाइप्स हो गई। अब हमने पढ़ा था कि आपके पास डिस्ट्रक्टर भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर के स्टार्ट में टिल्ड साइन होता है। और डिस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो तब वो क्या कहता है कि ये आपका खत्म हो रहा है। तो मैं इसको कोई मैसेज शो करा दूंगी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉइंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन विद नेम, ताकि पता चल लगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। नेम में हम उसके नेम प्रिंट कर देंगे और उसके साथ एंड एज के अंदर हम उसको शो करा देंगे कि भाई एज
जो है वो इतनी है। ठीक हो गया। एज शो करा देंगे और दिस इज आवर एज। एज में जो भी वैल्यू होगी, अब एज क्योंकि पॉइंटर है तो डिस्प्ले कराना है तो आपको स्टैटिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा। अब क्योंकि हमारे पास ये होता है कि अगर आप कोई डायनेमिक मेमोरी बना रहे हो तो आपको उसे डिस्ट्रक्टर में जाते हुए डिलीट करना है, तो जो हमारा पॉइंटर है उसको हम डिलीट करते हुए जाएंगे। ऐसा ही है। अब देखिएगा, एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा डिस्प्ले का जो कि वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा। लाइक आप जब कहते हो void display, तो ये नीचे चला गया, सॉरी। अच्छा, जब आपने कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है अपनी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर तो आप सिंपली क्या कहोगे कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल क्या शो करा रहे हो, नेम शो करा दो पहले। तो सिंपली ये क्लास हमारी वैसे ही बनेगी एंड ओके। अब आपने अगर एज शो करानी है तो आप एज किस तरह से शो कराओगे, यहाँ पे आप सिंपल कह दोगे एज और इधर जी आप एज की वैल्यू को शो कर दोगे। ठीक हो गया। अब ये हमारी मेन क्लास बन गई है विद सिंपल थिंग्स। अब अगर आप पर्सन बनाते हो P1 फॉर एग्जांपल, अब P1 को आप कुछ वैल्यूज दे रहे हो, आप यहाँ पे उसे वैल्यू दे दो फॉर एग्जांपल जैन, कोई भी रैंडम वैल्यू दे दो और उसके बाद आप एज कोई भी दे रहे हो फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया P2। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ एक P2 और मैं कहती हूँ उसको कौन सी वैल्यूज मिल जाए जो कि P1 के, तो इस केस में मेरा क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब जब कॉपी कंस्ट्रक्टर चलेगा तो यहाँ तक मैंने क्या कहा कि आपके पास जो भी वैल्यूज आई हैं P1 डॉट डिस्प्ले करा दो, यानी कि जो भी P1 की वैल्यूज है वो डिस्प्ले हो गई। सॉरी, इसको एंड पे ही करा देते हैं। अब हमने कहा कि P1 की वैल्यूज डिस्प्ले करा दो और P2 की वैल्यूज को भी डिस्प्ले करा दो। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यूज रखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि अगर P2 ने भी वही वैल्यूज डिस्प्ले कराई तो वो हो जाएंगी। अब क्या होगा, जब ये एंड होने लगेगा तो आपके पास क्या चलेगा, डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर चलता है लीफो ऑर्डर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। तो वो क्या होगा कि सबसे पहले आपका P2 डिस्ट्रॉय होगा, देन आपका P1 डिस्ट्रॉय होगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसे चलाती हूँ तो क्या होता है कि पहले आपके पास नेम आया जैन, एज आया 80, ये P1 की वैल्यूज थी। अब P2 को देखिएगा, P2 में भी कॉपी किया, सेम वही आया। जब मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू P1 डॉट डिस्प्ले, P2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि जाते हुए जब रिटर्न 0 हुआ तो उसने कहा जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो। तो सबसे पहले उसने कहा P2 को डिस्ट्रॉय करना है। P2 को डिस्ट्रॉय करते हुए उसने कहा कि जैन नेम है और एज 80 है, तो इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक हो गया। अब अगर तो अलग अलग मेमोरी बनी होती, P1 की भी अलग होती, P2 की भी अलग मेमोरी होती, ठीक है, तो होता क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट करा दिया ना एज, एज एक डायनामिक मेमोरी थी और यहाँ पे आके मैंने उसे डिलीट करा दिया। तो अगर P2 और P1 दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो एज डिलीट हो गया, यानी कि उसके अंदर अब 80 नहीं रहा, वो मेमोरी लोकेशन डिलीट हो गई है। तो नेक्स्ट जब P1 डिलीट होने लगा तो उसने जो एज की वैल्यू प्रिंट कराई दैट इज नॉट 80। जब ये 80 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई और मेमोरी, वो रैंडम मेमोरी, डैंगलिंग मेमोरी रेफर कर रहा है, वो असल मेमोरी तो रेफर नहीं कर रहा। असल में तो P1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए ना, P1 की एज की वैल्यू। तो यहाँ पे इशू क्रिएट होता है कि एक दफा अगर एक ऑब्जेक्ट एक को पॉइंट कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की सेपरेट चीजें होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, अगर इससे भी समझ नहीं आ रही ना तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं इंक्रीमेंट के लिए। तो हम कहते हैं void इंक्रीमेंट एज, एज को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एज को ना इंक्रीमेंट करते हैं। एज को इंक्रीमेंट करते हुए हम कहेंगे कि जो आपके पास स्टैटिक एज है, स्टैटिक लगाते हैं पॉइंटर्स के साथ ताकि हम उसकी वैल्यू को रेफर कर सकें। प्लस इक्वल्स टू 1, 1 के साथ उसको ऐड कर दो या 2 उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो बस ये यही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आपने वैल्यू P1 की असाइन कर दी है P2 को, ठीक है, P1 की वैल्यू P2 को असाइन कर दी है, दोनों को डिस्प्ले भी करा दिया। अब इसके बाद मैं क्या कहूंगी कि सी आउट और आफ्टर इंक्रीमेंट। तो अगर मैं इंक्रीमेंट वाले को कॉल करूँ यहाँ पे,
लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इंक्रीमेंट आपने करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल P2 को इंक्रीमेंट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि P2 डॉट इंक्रीमेंट एज, अब जो भी एज है उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो अब देखिएगा अगर मैं P2 को डिस्प्ले करवाती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सिंपली एज में 2 ऐड होके दिखने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी सेम चीज के बाद अगर मैं P1 को डिस्प्ले कराती हूँ ना, तो P1 में भी सेम वही चीज आएगी, सेम एज अपडेट हुई होगी जो P2 में अपडेट हुई है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, P2 की वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए, P1 की वैल्यू सेपरेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब देखिएगा जब ये चलेगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद मेरे पास क्या हुआ, नेम्स एंड 82, ये मैंने किसको डिस्प्ले करवाया था, ये मैंने डिस्प्ले करवाया था P2 को। लेकिन जब P1 को डिस्प्ले कराया तो उसने फिर से कहा नेम्स एंड एज 82, यानी कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि अगर एक की भी मेमोरी को अपडेट कर रहे हैं तो दूसरा भी सेम उसी को यूज करते हुए उसी को डिस्प्ले करा रहा है। तो ये मसला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ वैल्यू अपडेट करता है, दूसरा उसको जाके चेंज कर देता है। तो ये मसला था किसमें, शैलो कॉपी के अंदर। दैट्स वाई हम गए डीप कॉपी की तरफ। और ये शैलो कॉपी कौन करता है, जो आपका बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है वो सेम यही काम करता है। लेकिन जो हम काम करते हैं ना अपनी डीप कॉपी के साथ, जो हम डिफॉल्ट नहीं बनाते, जो हम कस्टमाइज्ड बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो आपकी इस तरह की डैंगलिंग मेमोरी है उसको हम हैंडल करते हैं। क्योंकि अगर आपकी डैंगलिंग मेमोरी है तो उसको आप एक डिफरेंट तरह से वैल्यू असाइन करते हो। जैसे आप उसे न्यू इंट करके वैल्यू देते हो। अब न्यू इंट करके आप उसे क्या करते हो, वैल्यू देते हो, और वो कम्प्लीटली बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको असाइन हो जाती है। अब यहाँ पे जो है वो सिंपल कॉपी बनेगी, अगर आप एक में चेंज कर रहे हो तो वो एक में ही चेंज रहेगा, और दूसरे में चेंज कर रहे हो तो दूसरे में। जस्ट ये था डिफरेंस कि आप इसको करते हुए क्या करोगे, जो मेमोरी है डायनेमिक मेमोरी, उसको डिफरेंट तरह से अच्छे तरीके से डील करोगे। यानी कि आप एक को सेपरेट मेमोरी दे रहे हो, दूसरे के लिए न्यू इंट के आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए एक नई मेमोरी बना रहे हो। आप पुरानी कॉपी करके नहीं दे रहे हो, न्यू इंट एक नई मेमोरी बना रहे हो। अब देखिएगा सेम सेम यही चीजें हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, बस मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर को चेंज किया है। तो अब मेरे पास कैसे चीजें चलेंगी, अब देखिएगा। मैंने कहा कि आपके पास ये दोनों चीजें असाइन हुई और पहले P1 डिस्प्ले हुआ है, इतना पार्ट P1 का डिस्प्ले हुआ, देन हमारे पास P2 डिस्प्ले हुआ, यानी कि इतना पार्ट P2 का डिस्प्ले हुआ। आफ्टर इंक्रीमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ एंडल नहीं डाला था ना, तो दैट्स वाई ये चीजें सेम है। आफ्टर इंक्रीमेंट P2 में इंक्रीमेंट किया था ना, तो P2 की एज 82 होनी चाहिए, तो जब आपने P2 डिस्प्ले किया तो वो हुआ 82। लेकिन जब आपने P1 डिस्प्ले किया तो उनकी चीजें सेपरेट थी, उसकी चीजों में कोई चेंजिंग नहीं आई, मतलब काम ठीक जा रहा है, डीप कॉपी क्रिएट हुई है। और ऑब्जेक्ट भी जब डिस्ट्रॉय हुए तो मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट आप बाद में बनाते हो लास्ट इन, वो फर्स्ट आउट होता है, पहले जाता है। तो यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट था P2 वो पहले डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि वो बाद में बना था, और जो आपका ऑब्जेक्ट है P1 उसको क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट आपका कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, वो आपका ऑब्जेक्ट बाद में डिस्ट्रॉय हुआ। और देखें अब एज अलग अलग दोनों की डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब P1 की मेमोरी सेपरेट हो गई, P2 की मेमोरी सेपरेट हो गई, दोनों एक मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक प्रॉपर कॉपी बनी है, डीप कॉपी बनी है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कि अगर आपके पास नोट्स हैं और मैं कहती हूँ कॉपी करके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं उमैर को कह रही हूँ कि कॉपी करके मुजम्मिल को दे दो, और वो क्या काम करता है, वो कहता है शैलो कॉपी पे काम चलाते हैं, तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं। तो अब उसको मुजम्मिल कहेगा एक तरफ के मेरे भी हैं तुम्हारे भी हैं, तो मसला आ जाएगा शैलो कॉपी में। और अगर मैं आप लोग डीप कॉपी को फॉलो करते हुए दो अलग कॉपीज बना के एक एक असाइन कर देते हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, यानी कि फिर सिंपल डीप कॉपी की तरह चीजें चलती जाएंगी। अच्छा, लेट अस सी अनदर थिंग, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दैट इज़ कि आपने अपनी क्लास के अंदर क्या बनाना होता है, गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर, अगर मैं कहती हूँ कि आप बना रहे हो किसी भी, ये हम बनाते हैं अपनी इन चीज़ों के लिए, ये डेटा मेंबर्स के लिए आप बनाते हो। तो मैं गेटर सेटर्स के लिए के अंदर सिर्फ एक को लेके चल रही हूँ, मैं इस डायनामिक को डिलीट कर रही हूँ बिकॉज ये मुश्किल हो जाएगा। आपने सिंपल इसमें एक चीज को लेकर चलना है, ठीक हो गया, आप एज को नहीं लेकर चलोगे। अच्छा, गेटर का मतलब ये होता है कि गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर, आप यूजर से वैल्यू लेके और उस प्रॉपर्टी के अंदर डेटा मेंबर के अंदर असाइन कर रहे हो, सॉरी, गेट वैल्यू फ्रॉम दी प्रोग्राम। इसके अंदर होता है कि आप प्रोग्राम से वैल्यू लेके उसको क्या करवा रहे होते हो, डिस्प्ले करवा रहे होते हो, ठीक हो गया, स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहे होते हो। और अगर आप कहते हो सेटर, तो आप क्या कर रहे होते हो कि सेट वैल्यू इन दी डेटा मेंबर,
डेटा मेंबर के अंदर आप वैल्यू सेट करा रहे हो बाय टेकिंग फ्रॉम यूजर। ठीक हो गया, यूजर से लेके उसको सेट करा रहे हो। तो अब अगर मैंने किसी भी डेटा मेंबर के लिए सेटर बनाना है या गेटर बनाना है तो वो किस तरह से बनाऊंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी वैल्यू है और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि गेट नेम के लिए बना रही हूँ ना, तो मैं कहूँगी गेट नेम या गेटर फॉर द नेम, कोई भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद आपकी नेम के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसे क्या करोगे, रिटर्न करोगे, बिकॉज आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है। तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर रहे हो आप नेम को। अब देखिएगा, नेम एक प्रॉपर्टी है गेट वैल्यू फ्रॉम द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले अब आपका मेन में होगा, अब यहाँ से सिर्फ आप गेट करोगे। तो रिटर्न टाइप भी आपको क्या रखनी पड़ेगी, स्ट्रिंग, बिकॉज आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो। इसी तरह अगर आप कहते हो सेटर, तो आप के पास जो सेटर होता है उसके अंदर वैल्यूज आती हैं एज अ पैरामीटर्स। अब यहाँ पे अगर नेम आप सेट करा रहे हो तो आपकी नेम की वैल्यू जो है वो आएगी एज अ पैरामीटर। तो आप यहाँ पे सेटर का नाम रखोगे सेट नेम, कि नेम के लिए आपने ये सेटर बनाया। तो अब आप क्या कहोगे कि आपने ये वैल्यू अगर नेम में सेट करानी है तो आप नेम इज इक्वल टू एन कर दोगे कि भाई वो वैल्यू जो आपकी पैरामीटर में आई है वो यहाँ पे सेट हो गई। तो सेटर में क्या है कि आपने यूजर से वैल्यू लेनी है और प्रॉपर्टी के अंदर सेट करा देनी है। गेटर में क्या है कि आप प्रोग्राम में जो भी वैल्यू होगी उसको आपने गेट करना है, गेट करा के डिस्प्ले कर देना है। अब यहाँ पे तो सिर्फ नेम था, अगर मेरे पास नेम के साथ साथ एज होती, नेम के साथ साथ मेरे पास फादर नेम होता या फिर कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती, तो सबके लिए गेटर अलग बनता, नेम के लिए अलग बनता, एज के लिए अलग बनता, और मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल उनके लिए अलग बनता है। जितने भी डेटा मेंबर्स हैं सबके लिए अलग। सेटर भी नेम के लिए अलग, एज के लिए अलग, जितनी भी चीजें हैं उनके लिए अलग अलग बनता है। बट काम यही करना है, गेटर में जिस भी मेंबर के लिए आप बना रहे हो आपने उस मेंबर को रिटर्न कर देना है। सेटर के अंदर जिस भी मेंबर के लिए आप बना रहे हो आपने उस मेंबर के लिए एक आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर लेना है और उसको उस आर्गुमेंट में सेट करा देना है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंटेटिव कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आप एक वैल्यू, जो भी जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी इकट्ठी लेके सेट कराते हो। लाइक अगर आपके पास एज नेम सब कुछ होता है, लेकिन सेटर में ये होगा कि आपको जो वैल्यू एज अ पैरामीटर दी जा रही है जस्ट आप उसे एक डेटा मेंबर में सेट कराओगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम जस्ट नेम के साथ काम कर रहे हैं तो आप इसको दे दो फॉर एग्जाम्पल P1। P1 को आपने दिया है क्या चीज, जैन दे दिया। अब क्योंकि आप सेट करा चुके हो तो आप इसे गेट करके डिस्प्ले करा सकते हो ना। तो आप क्या कहोगे कि नेम ऑफ P1, ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए नेम ऑफ P1, तो मैं इसको गेट करा लूंगी, मैं कहूंगी P1 डॉट गेट नेम। आप इसे कॉल करो तो ये जो चीज रिटर्न करेगा वही सी आउट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर मैं बनाती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ना यहीं पे बनाया है एक और ऑब्जेक्ट P2, मैंने कोई चीज असाइन नहीं की। मैं यूजर से कहती हूँ कि कोई ना कोई नंबर या कोई